नमस्कार दोस्तों। मैं ये सीरीज विजुअल फॉक्स प्रो से रिलेटेड शुरू कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि जो स्टूडेंट शुरू से विजुअल फॉक्स प्रो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, या फिर जो पहले कभी फॉक्स प्रो 2.6 में प्रोग्रामिंग किए हैं और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी होगा। मेरे पास बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आया था कि जी आप मुझे ऑनलाइन कोचिंग दे दें। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग देने में कई प्रॉब्लम्स हैं। कभी नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आप फ्री नहीं होते, कभी मैं फ्री नहीं होता हूँ। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि वीक में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा 1 से 1.5 घंटे का, और आप इस पूरे सीरीज को देखेंगे तो आप विजुअल फॉक्स प्रो में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से शुरू करूंगा और जितना मैं जानता हूं वहां तक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। अपना ओपन कर लेते हैं विजुअल फॉक्स प्रो 9। यदि आपके सिस्टम में विजुअल फॉक्स प्रो 9 नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके विजुअल फॉक्स प्रो 9 को इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। यदि आप पहले से विजुअल फॉक्स प्रो के बारे में कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस फाइल को आप खोलेंगे, इसके न्यू में जाएंगे और न्यू में सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये डॉट नज़र आएंगे। आपको जो बनाना होगा वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ये जो विजार्ड लिखा हुआ है इस विजार्ड को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया शॉप। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक टारगेट लिया है कि एक सॉफ्टवेयर बना करके मैं आपको बताऊंगा और इसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने सिस्टम में इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर ब्राउज में जाइए। ब्राउज में जाने के बाद आप सी ड्राइव में एक फोल्डर तैयार कर लें और इसका नाम लिख दें शॉप। और फिर आप ओके कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शॉप नाम का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं यह सी ड्राइव में शॉप नाम के डायरेक्टरी में बनेंगे। फिर आप यहाँ से इसको ओके करें। ओके करने के बाद जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि विजुअल फॉक्स प्रो 9 में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार इसे आप यहाँ से कट कर दें, मैं आपको इधर उलझाना नहीं चाहता हूँ। और ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब इसे आप यहाँ से भी कट कर दें
और अब आप चले जाएं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाकर के देखिए कि जो यहाँ पर शॉप नाम का आपने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर बहुत सारे अदर फोल्डर्स तैयार हो गए हैं, जिससे डाटा, फॉर्म्स, ग्राफिक्स, हेल्प, इंक्लूड, लाइब्रेरी, मेनूज, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स और ये शॉप नाम का प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दें। फिर यहाँ पर फाइल में आए, फिर यहाँ पर न्यू को क्लिक करें। अब यहाँ पर आप डाटाबेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर डाटाबेस आप मैनुअली क्रिएट करेंगे। अब विजार्ड के द्वारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर काम यदि विजार्ड के द्वारा करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं न्यू फाइल में जा रहा हूँ और आप चले आए यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर। जो आपने शॉप नाम का डायरेक्टरी बनाया है, इसमें डाटा के अंदर आ जाए और आप अपने डाटाबेस का नाम कुछ रख दें। तो मैं यहाँ पर नाम रख रहा हूँ दुकान, और इसे अब सेव कर दें। ये आपका डाटाबेस तैयार हो गया है। अब डाटाबेस के अंदर डीबीएफ फाइल तैयार करनी है। अब डीबीएफ फाइल तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें लिखा हुआ है न्यू टेबल। इस न्यू टेबल को क्रिएट करें और फिर यहाँ पर दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू टेबल को क्लिक करें। अब ये जो न्यू टेबल बनाने हैं, इस न्यू टेबल का नाम आप क्या रखेंगे? मान लीजिए कि आपने रखा परचेज, और इसे आप सेव कर दें। जब सेव करेंगे, यहाँ पर परचेज नाम का डीबीएफ तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें फील्ड आपको तैयार करने हैं। तो आप यहाँ पर लिख दें सीरियल नंबर, बिल नंबर। आपको दिमाग के अंदर पहले से सेट करना होगा, ये इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आप दिमाग के अंदर ये तैयार करेंगे, ये पेज के ऊपर ये लिख लेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या काम करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आइटम्स हम परचेज करें उसका एक सीरियल नंबर हो। जब आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, तो उस बिल नंबर की एंट्री करें। मैं सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आइटम कोड, मैंने आईटी कोड दे दिया। फिर यहाँ पर आइटम नेम, इसका हमने नाम रखा आईटी नेम। फिर यहाँ पर परचेज रेट, पी रेट। फिर यहाँ पर क्वांटिटी, यानी कि पी क्वांटिटी दे दें। फिर यहाँ पर आप लिखें एस रेट, सेल रेट, किस रेट में आप इसे सेल करेंगे। एस क्वांटिटी, कितना आपने सेल किया। आजकल जीएसटी भी लगते हैं,
जीएसटी परसेंट यहाँ पर जीएसटी लिखें, रुपीज, आर हमने दे दिया रुपीज, और जीएसटी पी दिया तो वो परसेंटेज। टोटल परचेज अमाउंट टोटल सेल अमाउंट परचेज डेट पी डेट डिस्क्रिप्शन, यदि आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहें, यदि आप इसका इमेज देना चाहते हैं तो इमेज भी दे सकते हैं। मैं इसे इसका यूज करूँगा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर फील्ड बना दिए। ये तो मैंने फील्ड के नाम दिए। अब फील्ड का टाइप क्या होगा? देखिए, फील्ड के जो टाइप्स होते हैं मैं आपको बता दूं, कई तरह के फील्ड्स के टाइप होते हैं। कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर बाइनरी होता है, करेंसी, डेट, डेट टाइम, डबल, फ्लोट, जनरल, इंटीजर, इंटीजर, ऑटो इंक्लूड, लॉजिक, मेमो, मेमो बाइनरी, न्यूमेरिक और वर बाइनरी। मैं इसमें से उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। कैरेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कैरेक्टर के रूप में लिखना हो। जैसे मान लीजिए आइटम का नाम है, और आइटम का नाम मान लीजिए कि आपने शर्ट लिखा, तो शर्ट को तो आप कैरेक्टर में ही लिखेंगे। करेंसी, करेंसी यानी कि रुपये पैसे के लिए, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। डेट आपके समझ में आ रहा है, डेट टाइम समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए कि कोई डेट है तो डेट की एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको डेट फील्ड चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि डेट के साथ टाइम भी हो, तब आपको यहाँ पर डेट टाइम टाइप का सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर फ्लोट के बारे में बता रहा हूँ। फ्लोट जनरली डेसिमल के लिए लिया जाता है, पॉइंट के लिए लेते हैं। जनरल हम लोग इमेज को स्टोर कराने के लिए लेते हैं, जैसे कि कोई इमेज हो, कोई फोटो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप में सेलेक्ट करते हैं जनरल। इंटीजर भी न्यूमेरिक है। लॉजिकल, लॉजिकल जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पर आपका जवाब या तो यस हो या तो नो हो। यदि यस या नो में आपको कोई जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको लॉजिकल टाइप लेना होगा। मेमो में जहाँ पर कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, 150,000 वर्ड्स लिखने हों, कोई डिटेल लिखना हो, वहाँ पर मेमो यूज करते हैं। मेमो बाइनरी भी लगभग वैसा ही है। और न्यूमेरिक नंबर के लिए जनरली मैं यहाँ पर 4 तरह का यूज करता हूँ। एक कैरेक्टर यूज करता हूँ, दूसरा डेट यूज करता हूँ, तीसरा मैं जनरल यूज करता हूँ, फोर्थ नंबर में मैं कभी कभी लॉजिकल यूज कर लेता हूँ, फिफ्थ नंबर में कभी कभी मेमो यूज करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं न्यूमेरिक यूज करता हूँ। तो सीरियल नंबर है तो ये नंबर में होगा, मैंने न्यूमेरिक ले लिया। बिल भी मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक ले लिया। आइटम कोड मैं कैरेक्टर रहने देना चाहता हूँ, आइटम भी कैरेक्टर में। रेट, रेट को मैं न्यूमेरिक कर लेता हूँ। क्वांटिटी भी न्यूमेरिक।
सेल रेट भी न्यूमेरिक, सेल क्वांटिटी न्यूमेरिक, जीएसटी परसेंटेज न्यूमेरिक, जीएसटी रुपीज ये भी न्यूमेरिक, टोटल अमाउंट यानी कि जितने भी गिनती हैं ये सब के सब हम लोग न्यूमेरिक में ही लेंगे। अब यहाँ पर डेट है तो यहाँ पर मैं डेट का टाइप सेलेक्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में पता नहीं कितना लिखना पड़े इसलिए मैं मेमो ले लिया, और इमेज के लिए मैंने यहाँ पर जनरल ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि जनरल, मेमो, डेट, न्यूमेरिक 4 टाइप ये हो गए, कैरेक्टर 5 टाइप हो गए। अब यहाँ पर जो सीरियल नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं। तो यदि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो 10,000 20,000 आपकी दुकान में आइटम होंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चलिए 10 डिजिट्स रहने देता हूँ। बिल नंबर भी 10 डिजिट्स का रहने देता हूँ। आइटम कोड ये भी 10 डिजिट्स का रहने देता हूँ, क्या पता कितना बड़ा हो जाए। हाँ, आइटम नेम में यहाँ पर 20 कर देता हूँ। इसमें एक चीज आप और दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको बीच में कुछ इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर जहाँ पर आपका ये ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ पर यदि इंसर्ट करेंगे तो इस ब्लू कलर के ऊपर में आएगा। देख लीजिए यहाँ पर आ गया न्यू फील्ड। यहाँ पर फॉर्म का नाम मैं लिख देता हूँ, किस फॉर्म से वो आपका सामान आया है। क्योंकि परचेज है, आप खरीद रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सामान आपने किस दुकान से, ये किस फॉर्म से लिया है। और ये भी कैरेक्टर रखता हूँ, और इससे भी मैं 20 कर देता हूँ, ये इसको 30 कर देते हैं। फॉर्म का नाम थोड़ा बड़ा होता है। अब रेट में क्या होता है कि किसी सामान का कीमत 999 रुपया 99 पैसे होते हैं, तो वहाँ पर पैसे में भी आ रहे हैं, तो यानी कि पॉइंट के बाद भी डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर इसको 2 कर दिया। इसका मतलब कि टोटल 10 डिजिट्स हैं, लेकिन डेसिमल से पहले 8 डिजिट माने जाएंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स माने जाएंगे। उसी तरीके से सेल रेट में भी सेम फील्ड लेंगे। क्वांटिटी यदि आपका इस तरीके का कि वो पॉइंट में नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, यूनिट लिखना था कि जो आप आइटम ले रहे हैं उसका यूनिट भी तो कुछ होगा, पीस में होगा, केजी में होगा, इसलिए आप यहाँ पर यूनिट लिख दिए और इसको कैरेक्टर में रहने दें। आइटम नेम हो गया, यूनिट हो गया, और इस तरीके से अब यहाँ पर जो जीएसटी परसेंटेज है इसको मैं 2 डिजिट्स का रखता हूँ।
5 डिजिट का कर देता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि 2.5% हो या 12.25% हो, तो 12.25, तो पॉइंट से पहले भी 2 डिजिट आ गया, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट आ गया, टोटल 4 डिजिट हमने कर दिया। यहाँ पर जीएसटी रुपीज, यहाँ भी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट हमने कर दिया। और यहाँ पर आप यहाँ पर SR लिख दें ताकि पता लगे कि यह सीरियल नंबर है। यहाँ पर बिल नंबर लिख दें ताकि यहाँ पर पूरा डिटेल दे दीजिए। फॉर्म नेम, यहाँ आइटम कोड, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखें, क्योंकि आईटी कोड से हो सकता है कि आपने प्रोग्राम बनाया और किसी यूजर को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आइटम कोड, तो यूजर को पता लग जाएगा ये आइटम कोड है। फिर यहाँ पर आइटम नेम, यूनिट, यहाँ पर परचेज रेट, परचेज क्वांटिटी, QTY से समझ में आ जाएगा। सेल रेट, सेल क्वांटिटी, GST, और यहाँ पर परसेंट का निशान दे दें। GST और ब्रैकेट में यहाँ पर रुपीज दे दें। टोटल परचेज अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट, परचेज डेट, यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर इमेज या फोटो, और फिर आप ओके कर दें। ये हो गया आपका परचेज। एक और बना लेते हैं सेल के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा सेल, फिर उसी तरीके से आपने इसे सेव किया। यहाँ पर आप लिखेंगे
सीरियल नंबर, बिल नंबर, यहाँ पर कस्टमर लिखेंगे कि किस कस्टमर को बेच रहे हैं। सी मोबाइल, जिस कस्टमर को बेच रहे हैं उस कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है। आइटम कोड यानी आई कोड, आइटम नेम, SQTY, सेल क्वांटिटी, इससे पहले सेल रेट, सेल क्वांटिटी, और इससे पहले एक अपना छूट गया, यूनिट, यूनिट, ऊपर में ही डेट देते हैं, एस डेट, सेल करने का डेट, GSTP, GSTR, अमाउंट, और यहाँ पर दे दीजिए डिटेल यानी कि डिस्क्रिप्शन। यदि कोई गारंटी वगैरह देना हो या कुछ भी उसमें डिटेल लिखना हो। अब यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करते हैं। अब यदि हमें न्यूमेरिक बनाना तो सिंपली आप यहाँ पर एन प्रेस कर दे, न्यूमेरिक हो जाएगा। न्यूमेरिक, डेट सेलेक्ट करना है डी, कस्टमर का नाम मैं यहाँ पर (25) कैरेक्टर का देता हूँ। मोबाइल नंबर न्यूमेरिक कर देता हूँ। आइटम कोड कैरेक्टर है। आइटम नेम कैरेक्टर ही होगा लेकिन ये 20 कैरेक्टर का देता हूँ। यूनिट यहाँ पर 5 डिजिट का देता हूँ। रेट न्यूमेरिक, क्वांटिटी न्यूमेरिक, GST परसेंटेज न्यूमेरिक, और ये 4 डिजिट का, और आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स। GST रुपीज न्यूमेरिक, अमाउंट न्यूमेरिक, और डिस्क्रिप्शन मेमो चाहिए तो एम प्रेस कर। और उसी तरीके से यहाँ पर सीरियल नंबर, बिल नंबर,
डेट, कस्टमर, मोबाइल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, यूनिट, रेट, क्वांटिटी, जीएसटी, परसेंटेज, जीएसटी, रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। यहाँ पर डिटेल, फिर आपने इसको सेव कर दिया। इसमें आपको एक और भी बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि टेम्पोररी रिकॉर्ड रखा जाएगा, और इसमें वही फील्ड रखेंगे जो आपने सेल के लिए फील्ड लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद फिर न्यू पर जाएं। न्यू में जाने के बाद फॉर्म बनाने के लिए सीखेंगे। पहले प्रोजेक्ट हम लोगों ने सीखा, डाटाबेस बनाया, डाटाबेस के अंदर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर आपने उसी तरीके से न्यू फाइल को क्लिक किया, और कितना बड़ा फॉर्म बनाना है उसको इस तरीके से खींच करके अपना साइज सेट कर लीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये आपका है प्रॉपर्टी विंडो। अब इस फॉर्म के ऊपर मैं ये चाहता हूं कि फॉर्म के ऊपर नाम आ जाए, तो आप यहाँ पर कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परचेज फॉर्म। तो जो यहाँ पर अभी फॉर्म 1 लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा परचेज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, डाटा एनवायरनमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर दुकान नाम का जो डाटाबेस था इसके अंदर 2 डीबीएफ फाइल हैं, एक परचेज है और एक सेल है। तो पहले परचेज को यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर इसे आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर
फॉर्म को यहाँ पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ देंगे और उसके बाद आइटम कोड, आइटम नेम, यूनिट, पीरियड, या आप ये कम कीजिए, केवल यहाँ पर फॉर्म का नाम रहने दें। डाटा एनवायरनमेंट को ओपन करें और मैं यहाँ पर इसका ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड किस तरीके से, बिल नंबर, चलिए एक ही बिल नंबर होगा तो बिल नंबर को मैं उठा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। आइटम कोड, आप शिफ्ट बटन को ये कंट्रोल बटन को दबाए रखें और इसे क्लिक करते चलिए। और इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, माउस के लेफ्ट बटन को, और छोड़ दें। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। देखिए यहाँ पर इसको एक बार राइट क्लिक कर लें, रन फॉर्म को क्लिक करें, यहाँ पर सेव करना है और इस फॉर्म का अब नाम रखना है परचेज। और ये चूंकि ये आप फॉर्म बना रहे हैं, आप शॉप नाम के डायरेक्टरी में जाएं और फॉर्म्स को यहाँ पर क्लिक करें, यानी कि इस फोल्डर के अंदर परचेज नाम का फॉर्म सेव हो जाएगा। अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसे यहाँ से कट कर दें। अभी यहाँ पर कुछ बटन्स बना लें। जिसके ऊपर कमांड 1 लिखा है, इसे कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। मैंने यहाँ पर 4 बटन बना लिए। अब यहाँ पर सीखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज विंडो का काम। इसके साइज को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं।
जैसे भी करना है आप इसको अपने हिसाब से सेट कर। अब इन सबों को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है इस फॉर्मेट में जाएं। उसके बाद इसके नीचे अलाइन लिखा हुआ है और इधर आप आ जाएं टॉप एज में, इसे क्लिक करते हैं तो यानी कि सभी एक लाइन में आ गए, ऊपर से बराबर हो गया। अब नीचे से इक्वल करना है तो फिर आप इसे सेलेक्ट ही रहने दें। फॉर्मेट में आए, साइज में जाएं और यहाँ पर टॉलेस्ट को क्लिक कर दें। तब ऊपर और नीचे से एक साइज का हो गया। अब ये चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली आपस में इक्वल हों तो फिर फॉर्मेट में जाएं, साइज में जाएं और यहाँ पर टू विडेस्ट में क्लिक करें। अब ये लंबाई चौड़ाई में एक जैसा हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। अब लेफ्ट एंड राइट बटन से इसको थोड़ा आगे पीछे कर लें। ये आपके बटन्स तैयार हो गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा बटन किस काम के लिए आपने यूज करना है, हर एक बटन के ऊपर उसके काम के हिसाब से उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं ये चाहता हूं कि ये जो बटन है इस बटन को आप क्लिक करें, एग्जिट हो जाए तो यहाँ पर कैप्शन के पास ब्लू कलर नजर आ रहा है। जहाँ पर कमांड 1 है यहाँ पर लिखें एग्जिट। तो वहाँ पर देखिए एग्जिट हो गया। यदि थोड़ा इसका आप साइज बड़ा करना चाहते हैं तो इसी में आप फॉन्ट साइज में जाएं और यहाँ पर 12 या 20 या जितना भी साइज चाहिए उतना कर दें। देखें साइज बड़ा हो गया। यदि आप यहाँ पर 20 करते हैं तो साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज से आप उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि थोड़ा ये बोल्ड भी हो जाए तो यहाँ पर बोल्ड के पास आए और जो फॉल्स लिखा हुआ है इसे यहाँ से आप ट्रू कर दें। देखिए वहाँ पर यह बोल्ड हो गया। यदि आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर 4 कलर को क्लिक करें और यहाँ पर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक करें और मान लीजिए कि आप इसका रेड कलर देना चाहते हैं तो रेड को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब मान लीजिए कि मैं इस बटन का यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सेव लिखा हुआ आ जाए ताकि मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो हमारा सारा डाटा सेव हो जाए। इसके कैप्शन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर कैप्शन है और इस बार आपने लिखा सेव और क्लिक कर दें, वहाँ पर सेव लिखा हुआ आ जाएगा। फिर पहले की तरह
फॉन्ट साइज में जाएं और जो साइज देना चाहते हैं वो साइज आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीके से जिस बटन का जैसा काम करना चाहते हैं वो करें। मैं अभी आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को केवल फॉर्मेट बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ और, इसको थोड़ा नीचे लाना चाहते हैं, सबों को सेलेक्ट करें और डाउन एरो बटन को नीचे लाएं। ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि इन दोनों को थोड़ा नीचे लाएं, चाहते हैं कि ये सभी एक सीध में आ जाए। उसी तरीके से फॉर्मेट में जाएं और ये एक सीध में आ गए। अब आप ये चाहते हैं कि जो परचेज फॉर्म लिखा हुआ है मैं यहाँ पर एक बड़ा सा लिखूं। ये लेबल है, लेबल को क्लिक करें और इसके कैप्शन में लिखें परचेज एंट्री और यहाँ पर क्लिक करें। परचेज एंट्री वहाँ पर बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट साइज में जाते हैं और यहाँ पर 30 कर दीजिए, तो परचेज एंट्री लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर आप एक काम और करें, थोड़ा इसे बोल्ड कर लें, फॉन्ट बोल्ड को आपने यहाँ पर ट्रू कर दिया। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करें और यहाँ पर आप देखें कहीं पर ऑटो साइज लिखा हुआ है, ये रहा ऑटो साइज, इसे ट्रू कर दें। अब इसका कोई कलर देना चाहते हैं, आप उसी तरीके से फॉन्ट कलर में जाएं। आप जो भी कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए कि जितने चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो जो कलर, उसमें से आपको कोई भी कलर पसंद नहीं है तो डिफाइन कस्टम कलर में जाएं और यहाँ से आप सेलेक्ट करें। आपको देखना है इस लाइन के ऊपर कि कौन सा कलर कहाँ पर चेंज हो रहा है। और इसमें नीचे देखिए डार्क है, ऊपर में लाइट है, इसमें से जितना जो डार्क कलर चाहिए वहाँ पर इसे क्लिक करें और फिर ओके कर दें। ये हो गया परचेज एंट्री। अब ये जो आपके पास ग्रिड है, आप ये चाहते हैं कि ग्रिड का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ग्रिड को क्लिक करें और यहाँ पर ग्रिड का जो फॉन्ट साइज है इसे आप 12 कर दें, ये बड़ा हो गया। आप ये चाहते हैं कि केवल वर्टिकल लाइन रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन ना रहे, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी विंडो के यहाँ पर आ जाए
इसमें कहीं पर 3D लिखा होगा। ये ग्रिड लाइन, यहाँ पर बोथ लिखा हुआ है। बोथ का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यदि आप यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल को क्लिक कर दें। देखिए केवल हॉरिजॉन्टल रह गया। और यदि केवल वर्टिकल करना चाहते हैं तो देखिए केवल वर्टिकल रह गया। और यदि आप यहाँ पर बोथ करते हैं तो दोनों रह गया। तो आपको जैसा पसंद हो उस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार राइट क्लिक करके इसको रन करा करके देखिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सब एक साइड में आ गया। तो अभी तो ये बटन काम करेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने कोड नहीं लिखा है। तो आपको यहाँ पर कट करके ये करना है। अब यहाँ पर क्या करें, ग्रिड को क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट करें, और जैसे एक्सेल में इसको थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं उसी तरीके से इसको मूव करा दें। देखते हैं इतना कराने पर क्या हुआ। तो इतने का बीच का स्पेस खुला खुला हो गया। उसी तरीके से इन सबों को करें। एडिट में जाएं, अपने हिसाब से इसको कर दें। जिससे कि आपको ऊपर का पॉइंट बिल्कुल साफ दिखाई पड़ सके। अब देख सकते हैं सभी खुले खुले हो गए हैं। अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जो एग्जिट बटन है यहाँ पर जाएं और इसमें कोड लिखेंगे। क्या लिखना है कि पहले इस बात को हिंदी में समझें। इसका मतलब हुआ कि इस फॉर्म के ऊपर जो यह बटन है, तो दिस फॉर्म दिस फॉर्म डॉट। अब इस बटन का पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा। इस बटन का आपने नाम क्या रखा है। पहले प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाते हैं।
दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आपका प्रॉपर्टी विंडो आ गया, जहाँ पर आपको वो फॉर्म रखा हुआ है उसको ओपन करेंगे। शॉप में गए, शॉप के अंदर फॉर्म है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर उसका एक्सटेंशन नेम डालना पड़ेगा। जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है SCX। ये परचेज आ गया, आपने इसको यहाँ पर ओपन किया। यहाँ पर देखिए, अभी इसका नाम है कमांड 3, लेकिन मैं इसका नाम बदल दूंगा। यहाँ पर देखिए नेम कहीं लिखा हुआ होगा, नेम। मैं इसका नाम देता हूँ BTN। BTN का मतलब बटन, EXIT, BTN एग्जिट, और यहाँ पर क्लिक कर। दिस फॉर्म रिलीज, कमांड में गलती थी। दिस फॉर्म पहले रिफ्रेश किए, उसके बाद दिस फॉर्म डॉट रिलीज, यानी कि इस फॉर्म को छोड़ो। ये देख लीजिए, मैंने इसको स्टार्ट किया। जैसे ही एग्जिट बटन को प्रेस करते हैं तो उसको रिफ्रेश भी करता है और इसको छोड़ भी देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे सीखेंगे। थैंक यू।